डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एनिमल्स की, या एनर्जी कंटेंट किसी फूड का, तो उसके लिए आप एक हीट एनर्जी को नापने का काम करते हैं, और इस हीट को आप किस यूनिट में नापेंगे, कैलोरी में या जूल में, क्योंकि हीट ही अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कैलोरी होता क्या है? कैलोरी और जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आप रेज कर देते हो, तो जितनी भी हीट आपने लगाई है इस प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड एज द 1 कैलोरी और 1 जूल हीट। ये एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ अ टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किलो कैलोरी टर्म यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, या किलो जूल। सो दे स्टार्टेड टू यूज़ किलो कैलोरी और किलो जूल। तो 1 किलो कैलोरी को अगर आपको निकालना है, तो इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ कैलोरी में कैलोरी के कैलकुलेशन के लिए 1 ग्राम वाटर लिया था, वहीं किलो कैलोरी में हम 1 किलोग्राम वाटर लेते हैं, और दोनों का टेम्परेचर हमें कितना पहुंचाना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये हमेशा किलो कैलोरी की ही बात करते हैं, और किलो कैलोरी को वो कैलोरी या जूल बोलते हैं। तो अगर वो कैलोरी या जूल बोल रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स किलो कैलोरी। The amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram of food in a bomb calorimeter is its gross calorific और gross energy value। तो अगर हम 1 ग्राम फूड मटेरियल को किसी बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर कंबशन कर दें, उसको बर्न कर दें, और बर्न भी कितना करें? कंप्लीट कर दें, तो हमें जो हीट लिबरेट होती हुई मिलेगी उसे हम बोलेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा मेटल चैम्बर होता है जो क्लोज्ड होता है, यानी आइसोलेटेड होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि कंबशन के लिए सहायक होती है। यानी 1 ग्राम अगर फूड है और उसका कंप्लीट कंबशन हो जाए तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? जितनी भी एनर्जी लिबरेट होगी उसको आप बोलोगे ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। कि ग्रॉस एनर्जी वैल्यू क्या होती है। अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। हमारी बॉडी में एक्चुअल अमाउंट की जो एनर्जी निकलती है, यानी आपकी बॉडी में जो 1 ग्राम फूड जाता है उसके कंबशन से जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, रियलिटी में जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड की फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो अब आपको पता चल गया, इससे समझ में आ गया होगा कि एक तो होता है कि आपने एक लेबोरेटरी में बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया, वहाँ पर आपने एनर्जी कैलकुलेशन किया कि हाउ मच हीट इज़ लिबरेटेड, ओके। एक आपने अपनी बॉडी के अंदर किया, तो दोनों का नाम अलग अलग हो गया है, ठीक है ना। एक जगह आ गया ग्रॉस एनर्जी वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू, और एक जगह हो गया फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की, वो आपको बताया गया है इतनी होती है। यानी ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी इतनी किलो कैलोरी मिल जाती हैं कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर आप उसका कंबशन करें तो कितनी हीट लिबरेट होगी? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी इज़ लिबरेटेड पर ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट।
वेयर एज प्रोटीन्स के लिए 5.65 किलो कैलोरी है और फैट्स के लिए सबसे ज़्यादा 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम है। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करो फिजियोलॉजिक वैल्यू से, तो फिजियोलॉजिक वैल्यू इसके मुकाबले कम है। जैसे यहाँ पर आप देखें, कार्बोहाइड्रेट की कंबशन में फिजियोलॉजिक वैल्यू से कम है, किससे? ग्रॉस वैल्यू से या कैलोरीफिक वैल्यू से कम होती है फिजियोलॉजिक वैल्यू। ऐसे ही आप फैट में देख पा रहे हैं और सेम आप देख पा रहे हैं, सॉरी, ऐसा ही आप प्रोटीन में देख पा रहे हैं। एंड ऐसा ही 9.45 किसमें? 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर फैट्स। और ये कौन सी वैल्यू है? कैलोरीफिक वैल्यू। और 9 आ रही है हमारी क्या? फिजियोलॉजिक वैल्यू, किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये आपको समझाता है क्या? इससे आपके समझ में क्या आया? इससे समझ में ये आया कि हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फिजियोलॉजिक वैल्यूज़, बिकॉज जो हमारी बॉडी की इफ़िशियंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे हमारी बॉडी की जो इफ़िशियंसी है एनर्जी लिबरेशन के लिए या कंबशन के लिए वो कम है, इसलिए ऐसा होता है। आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं, हाउ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो इसको आप समझें धीरे धीरे करके, एक के वन बाय वन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हुए ब्लड में या लिम्फ में चले जाते हैं। तो आपको पता है कि जो इस तरह से विल्लाई बनी होती हैं, विल्लाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ पर लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, दोनों प्रेजेंट हैं। तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं जो ल्यूमिन में, इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में घूम रहे हैं, वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से होते हुए या तो ब्लड में जाएंगे या लिम्फ में जाएंगे, और इस प्रोसेस को आप बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। सो दिस एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट बाय आइदर पैसिव और एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये जो एब्जॉर्प्शन है या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगा या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होगा। ज़रा देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी कंजम्पशन करना पड़ता है, यानी बॉडी को एनर्जी कंजम्पशन करना पड़ता है टू ट्रांसपोर्ट सम सब्सटेंस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है। बस अंतर केवल इतना है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है किसी भी सब्सटेंस को, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में अपने आप कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में यू नीड अ ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कोई सब्सटेंस जब जाता है तो एनर्जी का कंजम्पशन होता है, तभी वो जाता है, वरना नहीं जाता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. It means they are moving from higher concentration to lower concentration very easily. The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient. तो इनका जो जाना है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, यानी कितना अंतर है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, सपोज इस साइड है हमारा ल्यूमिन, ओके, इंटेस्टाइनल ल्यूमिन, और इस तरफ है, दूसरी तरफ मैं बना रहा हूँ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली यहाँ पर कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, ग्रेडियंट काफ़ी अच्छा खासा है। ग्रेडियंट का मतलब अंतर, इधर काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है ग्लूकोज का और इधर यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो ट्रांसपोर्ट है बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूं, इस सिचुएशन को, अब देखिए ग्रेडियंट कैसा है। अब ग्रेडियंट थोड़ा कम है, अंतर थोड़ा कम है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्लो होगा, ठीक है ना। अब जो आप देखो इसमें, इस केस में अब डिफरेंस थोड़ा कम है, तो ट्रांसपोर्ट भी उतना ही स्लो होगा। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट, हाउ मच डिफरेंस इज देयर। Some amino acids, sometimes glucose also, is carried out sometimes with the carrier protein. तो आगे आपने ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट को समझना है, तो मतलब क्या, इस ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। कैरियर प्रोटीन ही किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी जो है एक माध्यम है इस डिफ्यूज़न के अलावा। तो ये दो मेथड्स हमने पढ़े। अब आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। पानी कितना ट्रांसफ़र होगा ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है। ल्यूमिन में, यानी इंटेस्टाइन के अंदर, ये इंटेस्टाइन का ल्यूमिन है। देखिए अगर ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन का ल्यूमिन क्या है, ये अंदर वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है और ब्लड में सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पानी कितनी तेज़ी से ट्रांसपोर्ट होगा। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि सपोज कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज हाई ऑन साइड ए, ओके, एंड ऑन साइड बी the substance is under low concentration. So what happens, we see diffusion or we see facilitated transport. Both of these things occur along the concentration gradient, okay, from high to low. तो facilitated diffusion हो या diffusion हो, दोनों के दोनों हाई से लो की तरफ होते हैं। यानी सब्सटेंस जो होता है, जैसे ये एक सब्सटेंस है, तो ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसकी हाई कंसंट्रेशन है इस साइड, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लो है। सो इट विल ट्रैवल फ्रॉम हाई टू लो आइदर बाय डिफ्यूज़न और बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस कि वो कौन सा सब्सटेंस है। लेकिन अगर उस सब्सटेंस को यहाँ से, इस पोजीशन से, यहाँ इस पोजीशन से उसको यहाँ जाना है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। सपोज अ सब्सटेंस wants to move against the concentration gradient. Now let see here what happens कि सपोज साइट ए और साइट बी का हम स्टडी कर रहे हैं। साइट ए पर आपको दिखाई दे रहा है सब्सटेंस का कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द साइट बी। तो इधर हाई कंसंट्रेशन एरिया है, इधर लो कंसंट्रेशन एरिया है, एंड स्टिल इफ़ वी सी that the substance is transferred from site A to site B, then it requires what? It requires addition of some energy. So this kind of transport is what? Active transport. It occurs against the concentration gradient. So that is what you have to understand. बहुत सारे nutrients हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, कुछ मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे ग्लूकोज है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम आयंस हैं। तो ये इस मैकेनिज्म का सहारा ले सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं, आपने देखा ग्लूकोज को मैंने तीनों जगह बताया। जैसे ग्लूकोज है वो डिफ्यूज़न का भी इस्तेमाल कर रहा है, वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर रहा है, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बदलती हुई कंडीशंस के हिसाब से। तो बॉडी को ग्लूकोज की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिसाइड होते हैं कि वेदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुड बी डन और नॉट। मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है तो डिफ्यूज़न होगा, थोड़ा सा कंडीशन
चेंज हुई है देन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की तरफ आप जा सकते हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो लास्ट में जब ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको किया जा सकता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है बदलती हुई कंडीशंस के ऊपर कि कौन सा ट्रांसपोर्ट किया जाए। जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे एनर्जी ही खर्च क्यों ना करनी पड़े। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। अब ये जो फैट्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? पानी में। सो दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, इस वजह से इनको ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है। So they are first incorporated into small droplets called micelles. पहले इनको मिसेल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये मिसेल्स कहाँ जाते हैं? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। यानी ल्यूमिन से मिसेल्स कहाँ गए? ल्यूमिन से ये मिसेल्स गए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और यहाँ पर आके कुछ कन्वर्जन होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है इनका मिसेल्स का। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। यानी अब क्या होता है, ये जो मिसेल्स हैं जिसमें फैटी एसिड प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ क्या आ जाता है? प्रोटीन कोट आ जाता है, और अब इनका नाम बदल जाता है, इनका नाम हो जाता है काइलोमाइक्रॉन्स। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा क्या? आपने ये समझा कि जो फैट्स होते हैं they are non-soluble in water, so first they have to be converted into micelles and then they go to the intestinal mucosa. In intestinal mucosa some modification takes place, and what happens, a protein coat is now present over the surface of fat globules, and now they are known as chylomicrons, and chylomicrons are transported into the lymph vessels finally, and these lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the bloodstream. तो काइलोमाइक्रोन कहाँ चले जाते हैं? लिम्फ वेसल्स में, जिन्हें हम लैक्टिल्स भी कहते हैं। ये लिम्फ वेसल्स कहाँ प्रेजेंट थी? विलाई में। और फिर लिम्फ वेसल्स में जो लिम्फ बह रहा है ये आगे चल के आपको पता ही है कि ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ये ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन दैट वे। वरना अमीनो एसिड, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का हमने अभी पढ़ा कि हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड। अब देखते हैं आगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो अलग अलग पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे माउथ है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सब जगहों पर कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सी चीज़ कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, इसकी जो पूरी समरी है ये आपको इस टेबल के अंदर 16.1 के अंदर दी गई है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। माउथ में कुछ ड्रग्स, और जैसे आप देखें सर्टेन ड्रग्स विच कम इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ। आपके माउथ में जो म्यूकोसा है उसके कांटेक्ट में कुछ दवाएं आ जाती हैं, एंड टंग के लोअर साइड पर भी ये चीज़ें आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं उसमें। क्योंकि हमारी म्यूकोसा में और टंग के लोअर साइड में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो आसानी से इन ड्रग्स को अपने थ्रू जाने देती हैं। नेक्स्ट स्टमक है। स्टमक में पानी, शुगर्स, अल्कोहल, इन सब का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रिंसिपल ऑर्गन कहलाता है एब्जॉर्प्शन का, यानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। न्यूट्रिएंट्स का जितना भी एब्जॉर्प्शन है मोस्टली यहीं होता है। डाइजेशन भी यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं डाइजेशन के वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सब के सब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ का पार्ट बन जाते हैं। लास्ट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ दवाइयों का एब्जॉर्प्शन होता है। ज़्यादातर पानी लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है।
ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं ये अंत में कहाँ पहुँचेंगे ब्लड के रास्ते? ये टिश्यूज़ के पास पहुँचेंगे, जहाँ पर टिश्यूज़ इनका यूटिलाइजेशन करेंगे और हम देखेंगे कि एसिमिलेशन हो गया। बिकॉज एसिमिलेशन न्यूट्रिशन का चौथा स्टेप है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ओके, तो एसिमिलेशन इज द फोर्थ स्टेप। तो ये यहाँ पर हो गया। जो डाइजेस्टिव वेस्ट्स हैं जो हमारे अभी लार्ज इंटेस्टाइन में रह गए हैं, नाउ दे आर सॉलिडिफाइड इनटू फीसिस। एंड फीसिस कहाँ चली जाएंगी? रेक्टम में। और वहाँ पर जब ये चली जाएंगी तो रेक्टम में स्टोर हो जाएंगी टेम्परेरीली। रेक्टम के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बहुत कम होता है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको अर्ज होने लगती है या डिज़ायर होने लगती है कि इसको रिमूव किया जाए, बाहर निकाला जाए शरीर से। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डिफिकेशन, जब एनल ओपनिंग के थ्रू जो फीसिस हैं उनका इजेशन हो जाता है। ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है, यानी वॉलंटरी प्रोसेस है जो आप अपनी इच्छा से करते हैं। एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस समय जो आप क्योंकि वॉलंटरीली इसको कर रहे हो, तो रेक्टम या रेक्टम के आगे वाला जो पार्ट है, एनल पार्ट है, वहाँ पर पेरिस्टाल्सिस का जो रेट है वो बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से डिफिकेशन हो जाता है। आइए अब लास्ट में आगे बढ़ते हैं और अब डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका इन्फ्लेमेशन एक सबसे कॉमन एलिमेंट है, जो कि या तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। इन्फेक्शंस पैरासाइट्स भी कर सकते हैं जो इंटेस्टाइन में रहा करते हैं, जैसे टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, हुक वॉर्म है और पिन वॉर्म है। जॉइंडिस सबसे पहला डिसऑर्डर है जो हम पढ़ रहे हैं। तो जब आपका लिवर काम नहीं करता है ठीक से, लिवर अफेक्ट हो जाता है किसी वजह से, वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तब क्या होता है कि आपकी स्किन और आपकी आइज़ का कलर येलो होने लगता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है उसके अंदर बिलिरुबिन नाम का एक बाइल पिगमेंट होता है जिसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज बिलिरुबिन जो अगर नॉर्मल आपका लिवर होता तो बिलिरुबिन कहाँ जाता? लिवर के पास, और लिवर इस बिलिरुबिन को बाइल के रास्ते आपके इंटेस्टाइन में भेज देता। लेकिन क्योंकि अब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ होता चला जाता है, और क्योंकि बिलिरुबिन येलो होता है, आपका ब्लड भी येलोइश होने, मतलब ब्लड के अंदर येलो पिगमेंट की अधिकता के कारण जो आपकी आइज़ हैं या आपकी स्किन है वो आपको हल्के हल्के येलोइश टर्न होते हुए महसूस होने लगते हैं। बिलिरुबिन आता कहाँ से है? बिलिरुबिन आता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से। तो जो आरबीसी डीजनरेट होते चले जाते हैं, वो बिलिरुबिन को जनरेट करते चले जाते हैं, और उसको हटाने के लिए लिवर को ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर लिवर ही ठीक नहीं है तब हम देखते हैं कि हमको जॉन्डिस हो जाता है, यानी ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ब्लड के अंदर जमा होता चला जाता है। अगला केस है वॉमिटिंग, जिसको हम उल्टी करना कहते हैं। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। आपके माउथ से जो स्टोमक का कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, तो जो भी कुछ आपने खाया पिया होता है वो बाहर आ जाता है। कई बार तो एसिड भी साथ में बाहर आ जाता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर ऑफ मेड्यूला। तो आपके ब्रेन में जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है उसमें वॉमिट सेंटर भी प्रेजेंट है जो वॉमिटिंग को कराता है। तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है। जब हमारी बॉडी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो कई बार वॉमिटिंग का एक सहारा लेती है और अचानक से ऐसे रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं। आप कभी भी जानबूझ करके वॉमिटिंग करने का आप मन में सोचते नहीं है। जो वॉमिटिंग रियली हमको होती है वो हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन से ही होती है, अचानक ही होती है। तो आप जब वॉमिटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है काफ़ी पेट में खालीपन का एहसास होता है, और वॉमिटिंग से पहले आपको लगता है कि आपको नौसिया हो रहा है। नौसिया का मतलब है अर्ज टू वॉमिट, यानी वॉमिटिंग करने की इच्छा महसूस होना। तो ये भी एक डिसऑर्डर है। अगला पढ़ते हैं, वो है डायरिया।
डायरिया के समय आपका जो बाउल मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है। बाउल मूवमेंट का मतलब कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसका लोअर पार्ट यानी इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो फूड का मूवमेंट है वो बड़ा तेज़ हो जाता है, एंड इसकी वजह से जो वाटर का प्रेजेंस है वो बढ़ जाता है और आपका जो फीकल डिस्चार्ज है उसमें काफ़ी लिक्विडिटी आ जाती है और पानी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है आपके, क्योंकि जब बाउल मूवमेंट फास्ट हो जाएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगा एंड फिर आपकी जो फीसिस हैं वो वाटरी आने लगेंगी और इसको हम बोलेंगे डायरिया। डायरिया की कंडीशन में एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है आपका जो फूड है या जो वाटर है। तो कहने का मतलब ये है आप डिहाइड्रेट हो सकते हो लंबे समय तक। अगर आपको डायरिया चल गया तो आपकी बॉडी से पानी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसिस आर रिटेन्ड विद इन द कोलॉन। कॉन्स्टिपेशन में जिसे कब्ज कहते हैं उसमें आप देखेंगे कि जो कोलॉन है अपना उसके अंदर फीसिस रिटेन होने लगती हैं रेक्टम के बजाय। रेक्टम में तो है ही थोड़ी बहुत, लेकिन कोलॉन में भी काफ़ी रिटेन हो रही है बिकॉज आपके जो बाउल मूवमेंट हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। मतलब बाउल मूवमेंट रेगुलर अगर चलते रहेंगे तो खाना आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर बाउल मूवमेंट रेगुलर नहीं है तो क्या होगा, या तो वो बहुत तेज़ हो जाएंगे या वो बहुत स्लो हो जाएंगे। अगर वो बहुत स्लो हो गए तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज द indigestion. In this condition, the food is not properly digested, leading to the feeling of fullness. यानी अगर आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं तो आपको भारी भारी महसूस होगा, हमेशा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। तो कॉज क्या है इसका? हो सकता है एंजाइम्स जो हैं वो ठीक से सिक्रीट ना हो रहे हों, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हो, है ना, यानी अत्यधिक उत्तेजना आपके अंदर रहती हो। फूड पॉइजनिंग का शिकार भी हो सकते हैं आप, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो या काफ़ी नमक और काफ़ी मिर्च मसालेदार ऐसा खाना आप खाते हैं तो आपको इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। आइए अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़ द प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। तो dietary deficiencies of protein and the total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia. दक्षिण एशिया में या दक्षिण पूर्व एशिया में हम जानते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरह विकसित नहीं हैं और उन देशों में भोजन में प्रोटीन्स की और कैलोरीज की कमी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। साउथ अमेरिका में भी और वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में भी ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के नाम से हम इसको जानते हैं। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से बहुत बड़े तबके को नुकसान हो सकता है और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन सूखे के समय, अकाल के समय और पॉलिटिकल उथल पुथल के समय काफ़ी बड़ा और व्यापक रूप ले लेता है। मतलब जिस समय किसी देश में सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो या उस देश की राजनीति समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, वहाँ लड़ाई चल रही हो या सिविल वॉर चल रही हो, ऐसे समय पर तो भोजन की कमी और इससे होने वाली समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा देखा गया था बांग्लादेश में जब उसकी आज़ादी की लड़ाई हुई थी। ऐसा इथियोपिया में भी देखा गया था जब वहाँ पर मिड 80s में यानी 80 के दशक के मध्य में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। तो कोई महामारी आ जाए, कोई बीमारी फैल जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, ये सब चीज़ें हैं, इससे नुकसान ही होता है। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो है ये बच्चों को, इन्फेंट्स को यानी बहुत छोटे शिशुओं को और बाकी बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है और मेरेस्मस और क्वाशियोरकर नाम की बीमारियां इसी से जुड़ी हुई हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मेरेस्मस के बारे में। मेरेस्मस इज प्रोड्यूस्ड
बाय ए साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी। यानी अगर भोजन में प्रोटीन भी नहीं है और कैलोरी भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो आपको क्या हो गया है, आपके चाइल्ड को हो गया है मैरस्मस। और ये वो बच्चे होते हैं जो 1 साल या उससे कम के होते हैं, उनको ये होता है। तो इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स विच आर लेस देन अ ईयर इन एज, जिनकी उम्र 1 साल या उससे कम है। इफ़ मदर्स मिल्क इज़ रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड्स, अगर आप जैसे माँ का दूध बच्चे को पिलाना छोड़ दें और दूसरे फूड को देना उसको स्टार्ट कर दें समय से पहले, ऐसा फूड आप उसको दें बच्चे को जिसमें प्रोटीन भी कम हो और कैलोरीफिक वैल्यू भी कम हो, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे को क्या होने लगेगा, मैरस्मस होने लग जाएगा। और ऐसा तब होता है कि जब मदर को सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है, और कब हो जाती है, जब उसका पहला बच्चा काफ़ी छोटा होता है। तो उस केस में जो छोटा बच्चा दूसरा आया है उसको मिल्क ठीक से नहीं मिल पाता है। तो मैरस्मस के केस में, इन मैरस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयर नहीं हो पाएगा, और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी और लिम्स भी काफ़ी थिन हो जाएंगे, यानी हाथ पैर बहुत सूख जाएंगे। स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाएगी और रिंकल्ड हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी उस पर, बहुत पतली हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, एंड ब्रेन का डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ भी कम हो सकती है, और हो सकता है आगे चल के आप मंदबुद्धि भी हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें मैरस्मस हैं। तो मैरस्मस का ध्यान रखिएगा, दोनों डेफिशिएंसी हैं इसमें, प्रोटीन और कैलोरी। और याद रखने योग्य बात यह है कि ये इन्फेंट्स में होता है जिनकी उम्र 1 साल या उससे कम होती है। क्वाशियोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और इसमें आप कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं देखते। कहने का मतलब केवल प्रोटीन की कमी से ये होता है। तो अगर आप मदर मिल्क को रिप्लेस कर दें हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट से, यानी आपने मदर मिल्क को अगर रिप्लेस किया है, और कैसे रिप्लेस किया है, ऐसी डाइट से रिप्लेस किया है जिसमें कैलोरी तो ठीक है लेकिन प्रोटीन कम है, और चाइल्ड की एज 1 साल से अधिक है, तब हम देखेंगे कि क्वाशियोरकर नाम की जो प्रॉब्लम है वो बच्चे को हो जाएगी। जैसा मैरस्मस में हमने पढ़ा था, ऐसी कुछ सिम्टम्स यहाँ पर भी दिखते हैं, जैसे मसल्स कम डेवलप होती हैं, थकान ज़्यादा हो जाती है बच्चे को, और एनर्जी की कमी रहती है, उसके लिम्स जो हैं वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ और उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। बट थोड़ा बहुत फैट स्किन के नीचे फिर भी आप देखेंगे। अगर हम मैरस्मस में देखें तो बच्चा एकदम सूख जाता है, लेकिन यहाँ पर स्किन के नीचे थोड़ा सा आपको फैट क्वाशियोरकर में मिल जाएगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर आप कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हो बच्चे को। मैरस्मस में तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों नहीं थे, ओके, लेकिन यहाँ पर कैलोरी है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा बहुत फैट तो मिलेगा। इसके अलावा कई बार सूजन आ सकती है, एक्सटेंसिव इडिमा हो सकता है, और पानी भर सकता है स्किन के नीचे, और स्वेलिंग हो सकती है बॉडी के दूसरे पार्ट्स की। तो ये चीज़ें हैं, बस क्वाशियोरकर और मैरस्मस में थोड़ा ध्यान रखना। एक तो एज का प्रॉब्लम है, वो ध्यान रखना। तो शॉर्टर देन 1 ईयर किस में है, मैरस्मस में, एंड ग्रेटर देन 1 ईयर किस में है, क्वाशियोरकर में। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी है किस में, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी है मैरस्मस में, और यहाँ पर केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो हमें बस इस तरह याद रखना है इसको। आपने इस लेक्चर को सुना, समझा बहुत ध्यान से, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।